वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का उदय 2.0 के आपके बैच में। उदय 2.0 बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th। मैं हूं आप सभी का पसंदीदा अकाउंटेंसी मेंटोर। जुड़ चुके हैं आप मेरे साथ आपके पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। तो अकाउंटेंसी आज कौन सा दिन है भाई, याद है सबको? इट इज डे 41। जी हां, 41वें दिन हमारी यात्रा हमें कहां लेके आ गई है यारों? हम पहुंच चुके हैं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को क्रॉस करके, नदियों को तैर के पार करके हम पहुंच चुके हैं कहां पे? हम पहुंच चुके हैं जी कैश बुक। यस, कैश बुक तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। जर्नल हम देख चुके थे, जर्नल की ही सब्सिडियरी बुक्स यानी सब पार्ट्स की हमने बात करी थी, और उन्हीं सब पार्ट्स में सबसे पहले हम देखते चल रहे हैं क्या? कैश बुक। कैश बुक में आपने देखा दो टाइप्स होंगे, एक सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है, डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक दोनों का कॉलम होगा। हमने ये बात भी समझी कि जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं तब कैश अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते हैं लेजर में। वैसे ही अगर डबल कॉलमनर कैश बुक बनाई जा रही है यानी जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों हैं, तो हम लेजर में ना तो कैश अकाउंट बनाएंगे ना ही बैंक अकाउंट बनाएंगे। ये हमने अभी तक समझ लिया, सीख लिया। एग्जाम्पल्स लेके आया मैं आपके लिए, जहां हमने सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी। उसके साथ में हमने फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी देखे, जहां पे सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक हम लोगों ने देखी थी। तो आज आप सब सोच रहे होंगे, बैठे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे कि सर आज आप हमारे लिए क्या लेके आए। तो मैं आज जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है पोस्टिंग फ्रॉम द कैश बुक। जी हां, आज हम आपको पढ़ा रहे हैं पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ अ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन हमारे सामने होगा, जहां से हम यह समझेंगे कि अगर हमारे पास एक फुल्ली प्रिपेयर्ड कैश बुक दी हुई है तो वहां से हम लेजर अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे। अब लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करने का कॉन्सेप्ट अभी इंट्रोड्यूस कराने का रीजन ये है दोस्तों कि आप लोग अब इसके आगे जब हम सब्सिडरी बुक्स वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके आगे जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लेजर ही। और लेजर के बारे में अभी से इंट्रोडक्शन देने का दूसरा कारण यह भी है क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हो चुका है। लेजर से आप बहुत अच्छे से अवगत हैं। कैसे अवगत हैं? जैसे ही आपने कैश बुक बनाई थी, जब आपने कैश बुक बनाई और कैश बुक को जब आपने रिकॉर्डिंग कैश बुक के अंदर करी है, तब से आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जर्नल आखिर लेजर में कन्वर्ट कैसे होगी। ठीक है, तो जर्नल में जो एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उनकी लेजर में पोस्टिंग कैसे करी जाती है, इसका एक इंट्रोडक्शन आप लोगों को मिल चुका है जस्ट बाय प्रिपेयरिंग द कैश बुक। सोचो, काम कर लिया और पता भी नहीं चला। मतलब आप लोग लेजर के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन सीख भी चुके हैं और मजे मजे में, खेल खेल में पता भी नहीं लगने दिया मैंने इस चीज का कि देखो यही होती है लेजर। तो अब आज हम ये देख रहे हैं कि कैश बुक से कैसे हम अपनी एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करेंगे। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? तैयार है सबके सब? चलो, तो सबसे पहले मिलवाता हूं मैं आपको हमारे प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन से, जो हमसे कह रहे हैं post the entries appearing in the cash book in the ledger of वस्त्रम अपैरल्स। तो वस्त्रम अपैरल्स नाम से कपड़ों की एक दुकान है जो आपसे क्या चाहते हैं? आपसे ये चाहते हैं कि हम आपको अपनी कैश बुक प्रोवाइड करा रहे हैं, इस कैश बुक से जरा हमारी लेजर बना दीजिए भाई साहब। ठीक है, वो सिर्फ यही चाह रहे हैं आपसे कि भाई हमारी लेजर जरा हमारे सामने प्रेजेंट करके रख दीजिए। अब लेजर के बारे में जब हम सीखेंगे उसका इंट्रोडक्शन मैं अभी करवा देता हूं। लेजर आप सबको पता है, हमने पढ़ा भी था, इट इज द सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्री। और लेजर से हमने ये भी पढ़ा था, याद कीजिएगा शुरुआत में जब हमने अकाउंटिंग के प्रोसेसेस देखे थे, तो देयर वाज आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, देन वी मूव्ड ऑन टू थर्ड पॉइंट था हमारा क्लासिफाइंग। थर्ड प्रोसेस है हमारा क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का जो काम होता है, क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है, वो स्टार्ट्स विथ द लेजर। लेजर में आप अलग अलग अकाउंट्स को अलग अलग पेजेस पे मेंशन करते हैं और वहां पे उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की पोस्टिंग करते हैं। ये हम बेसिक रूप से समझ चुके थे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो अकाउंटिंग पूरे साल भर में हुई है उसके नेट रिजल्ट्स अगर हमें पता करने हैं तो सबसे पहले हमें क्लासिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। क्लासिफिकेशन हमें यह भी दिखाएगा
कि किस तरीके से अगर मुझे पता करना है कि साल भर की मेरी परचेजेस कितनी हुई हैं, तो वो थ्रू द मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन, बाय प्रिपेयरिंग द लेजर, मैं आप लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकता हूं कि मेरी इस साल की परचेजेस कितनी है। इसी तरह इस साल की सेल्स पता करनी है तो बाय प्रिपेयरिंग द सेल्स अकाउंट इन द लेजर, मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि पूरे साल की सेल्स कितनी हुई है। खर्चों के बारे में बात करें, इनकम्स के बारे में बात करें किसी भी एस्पेक्ट की, अगर हमें यह पता करना है कि पूरे साल में इस नेचर के कितने ट्रांजैक्शन हुए, उनका कितना टोटल आ रहा है, उनका फाइनल बैलेंस क्या है, उनका रिजल्ट होने क्या वाला है, सब कुछ पता चलेगा विद द हेल्प ऑफ द लेजर बाय द क्लासिफिकेशन प्रोसेस। तो अब हमें लेजर बनानी है, ठीक है। लेजर सेकेंडरी बुक है, ये पता है। लेजर क्लासिफिकेशन का पार्ट है, ये भी पता है। अब बात करते हैं कि लेजर में बेसिकली हम करते क्या है। तो लेजर में बेसिकली आप बनाते हैं टी शेप अकाउंट। टी शेप अकाउंट क्या होता है देखो अभी पता चलेगा। यही है टी शेप अकाउंट। वाई? क्योंकि अगर मैं इसकी ये बीच वाली लाइन थोड़ी सी थिक करूं और ये ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी थिक करूं तो आपको यहां पे दिखेगा एक शेप बहुत ही मजेदार। लेट मी डू दैट राइट नाउ। ये देखिए, ये लाइन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वाली, ठीक है। एक ये लाइन हुई और हुई साहब एक ये लाइन, देखिए, समझे? ये आ गई आपकी दूसरी लाइन। क्या शेप है ये, बता सकता है कोई मुझे? दिस इज टी शेप। देखो, टी के ऊपर का डंडा और टी के बीच का डंडा, कैपिटल टी आ गया ना ये। इसी को कहा जाता है अ टी शेप अकाउंट। तो टी शेप अकाउंट हमेशा इसी तरीके से बनेंगे। आपके जो भी अकाउंट हो, चाहे यहां कैश बुक लिखें, चाहे हम कैश अकाउंट लिखें, चाहे बैंक अकाउंट लिखें, वो इसी फॉर्मेट में बनता है। यू विल हैव द राइट हैंड साइड जो आपका क्रेडिट साइड होगा, यू विल हैव द लेफ्ट हैंड साइड जो आपका डेबिट साइड होता है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं। अगली बात क्या हुई? अगली बात हुई कि सर हम किस किस का टी शेप अकाउंट बनाएं। तो बच्चों ऐसा है, एनी ट्रांजैक्शन विच अपीयर्स इन द जर्नल और इन एनी ऑफ द सब्सिडरी बुक्स, उसमें जो भी अकाउंट्स मेंशन्ड हैं उन सब का लेजर में अकाउंट बनता है, सबका। हां, शर्त क्या है? जैसे हम बात कर रहे हैं कैश बुक की, अब हमारे पास यहां पे है डबल कॉलम कैश बुक। तो डबल कॉलम कैश बुक होने की वजह से अब जब हम वस्त्रम अपैरल्स का लेजर बनाएंगे, जो कि हम आगे बनाने जा रहे हैं, उस लेजर में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों मेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक में दिख रहा है। अ कैश बुक इज इन इटसेल्फ अ लेजर। कैश बुक अपने आप में खुद लेजर है। कैश अकाउंट का लेजर और बैंक अकाउंट का लेजर यही है। तो यही हमें दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। रिडंडेंसी की क्या जरूरत, डुप्लीकेशन की क्या आवश्यकता? जब ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? हमें जरूरत ही नहीं है डुप्लीकेट की। हमारे पास ओरिजिनल कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट यहां पे मेंशन्ड है। दूसरी चीज जो आपने नोटिस करी इज द ओपनिंग बैलेंस एंड द क्लोजिंग बैलेंस। अभी तक कैश बुक में हम ये लेके चल रहे थे कि सर कैश का ओपनिंग बैलेंस हमेशा यहां आता है। उसका रीजन बताया कि ओपनिंग बैलेंस का मतलब हम ये देके चल रहे हैं कि पिछले महीने के एंड तक ये था, इस महीने की शुरुआत में ये है, यानी हम इतना पिछले महीने से इस महीने लेके आ रहे हैं अपने बिजनेस में। दैट इज, हमने उसे डिनोट करा था एक रिसिप्ट की जगह। हमने माना है कि डेबिट साइड पे जो होती हैं कैश बुक में वो सारी एंट्रीज होती हैं रिसिप्ट्स की, और क्रेडिट साइड में जो एंट्रियां हो रही होती हैं वो सारी की सारी एंट्रीज हैं रिलेटेड टू कैश पेमेंट्स, राइट। अब एक ऑर्डिनरी अकाउंट के लेजर की अगर हम बात करें तो वहां पे ये रिसिप्ट और पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट हम फॉलो नहीं करते हैं। वहां पे क्या कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, अभी जैसे ही लेजर बनाना शुरू करेंगे तब आपको समझाऊंगा। सेकेंड पॉइंट अभी जो मैं बता रहा हूं वो ये है कि ओपनिंग बैलेंस के बारे में। अब ओपनिंग बैलेंस के बारे में कैश बुक का तो हमने समझ लिया कि सर दिस इज बिकॉज हम इसको रिसिप्ट के रूप में ट्रीट कर रहे हैं कि पिछले हफ्ते से इस या पिछले महीने से इस महीने हम अपनी बुक्स में लेके आ रहे हैं, तो हम ये बोल रहे हैं कि सर ये हमारे लिए रिसिप्ट्स का पार्ट प्ले कर रही हैं, तो हमने इन्हें यहां पे रिसिप्ट के रूप में दिखा दिया। फाइन, आई अग्री विथ यू 100%। लेकिन बाकी असेट्स या बाकी लायबिलिटीज या बाकी अकाउंट्स जिनकी हम बात करेंगे, देयर विल बी एक्सपेंसेस, देयर विल बी रेवेन्यूज, उनके केस में
हम क्या बता सकते हैं कि ये रिसीव्ड हो रहा है, अंदर आ रहा है, बिजनेस में जा रहा है। असेट्स में आप बोल लोगे, लायबिलिटीज के बारे में आप बात कर सकते हो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यू विल हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि उसमें ना कुछ अंदर आ रहा होता है ना कुछ जा रहा होता है। वी हैव द सिंपल रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, यही रूल है हमारा। चलिए, तो अब गौर फरमाइएगा, क्योंकि अब जब हम लेजर बनाने जा रहे हैं वहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम एंट्रीज करते चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला है, जर्नल में जितने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रहे हैं उसमें जितने अकाउंट्स मेंशन्ड हैं, एवरी अकाउंट विल हैव इट्स ओन लेजर अकाउंट। हर अकाउंट जो जर्नल में आ रहा है, किसी भी ट्रांजैक्शन में जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, उस हर अकाउंट का लेजर में एग्जिस्टेंस होगा, अस्तित्व होगा कहीं ना कहीं। तो यही रूल मैं कैश बुक और अदर सब्सिडरी बुक्स में भी इंप्लीमेंट करूंगा। कहने का मतलब, कैश बुक में जो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं उसमें जितने अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, इन सब के अपने अपने लेजर अकाउंट्स ओपन होंगे हमारी लेजर में। ठीक है, तो हमारे पास वस्त्रम अपैरल्स का ओपनिंग बैलेंस है अप्रैल 1 को 80,000 कैश है, 2,25,000 हमारे पास बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसके बाद सेकेंड एंट्री हमारे पास आती है, हम डेट वाइज देखें, यहां पे अप्रैल 10 है, वहां पे अप्रैल 4 है, तो अप्रैल 4 की एंट्री उठाते हैं। हमारे पास है क्या, हमारे पास है जी मोटरसाइकिल, यानी हमने मोटरसाइकिल खरीदी है 1,15,000 रुपए की। हमने मोटरसाइकिल खरीदी 1,15,000 रुपए की। अब इस 1,15,000 की मोटरसाइकिल को किस तरह से लेजर में दिखाएं? सबसे पहली बात, मोटरसाइकिल का खुद का अकाउंट खुलेगा लेजर में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमने सबसे पहले बनाया ओ, तो हमारा सबसे पहले बनता है मोटरसाइकिल का लेजर अकाउंट। हमें पता है उसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 1,15,000 रुपए। कैसे आया? ये जी ऐसे आया, इस तरीके से आ रहा है 1,15,000। अब गौर फरमाइएगा, मोटरसाइकिल अकाउंट करेक्ट है। मोटरसाइकिल अकाउंट कैश अकाउंट में कहां पे आ रहा है, जरा देखें। आ जाओ भैया, मोटरसाइकिल अकाउंट कहां है आप कैश अकाउंट में? कैश बुक के क्रेडिट साइड पे मोटरसाइकिल अकाउंट है। इसका मतलब हमारी एंट्री क्या हुई है, जब हमने खरीदी है मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल बिजनेस के अंदर आ रही है, इट इज कमिंग इन, इट इज एन एसेट विच इज कमिंग इन। हम क्या बोलते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, हाथ से पैसा जा रहा है, बैंक से 1,15,000 रुपए कम हो रहे हैं, हम एंट्री क्या करेंगे? मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब मजेदार बात, इसके लिए रूल्स मान लो, कुछ भी मान लो, मैं इसको बेसिक स्टेटमेंट बोलता हूं। बेसिक स्टेटमेंट है, जिसका अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम उसके अकाउंट के अंदर कहीं नहीं आएगा। सिंपल सी बात, कुछ और आगे पीछे के रूल्स नहीं, कोई और भयानक सा ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। सिंपल सी बात समझो, मोटरसाइकिल अकाउंट अगर बना रहे हो तो उसमें कहीं पे भी मोटरसाइकिल का नाम नहीं आ सकता अंदर, सिंपल सी बात है। अब अपन एंट्री कैसे कर रहे हैं, उसकी पोस्टिंग कैसे कर रहे हैं? हमारी जर्नल एंट्री है मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट, यानी कि मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट। तो मोटरसाइकिल अकाउंट के डेबिट साइड हमें एंट्री करनी होगी, किस चीज की? जो उसकी कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंट्री है। क्रेडिट एंट्री क्या थी? आर एंट्री, द ओरिजिनल एंट्री दैट वी हैव इज, हमारी एंट्री हो रही है ये मोटर साइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही है हमारी एंट्री, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम कैसे देखते हैं? मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट हो गई, इस डेबिट साइड पे हम क्या लिखें, उसका कोरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट क्या है, यानी हमने लिख दिया 4 अप्रैल को टू बैंक अकाउंट 1,15,000। अब ये साइड हमारा फुल हो गया है, अभी इस साइड हमने भर दिया। हमें पता है डेबिट और क्रेडिट दोनों का एक ही बैलेंस होना चाहिए। क्या मोटरसाइकिल से रिलेटेड और कोई एंट्री हमारे पास, क्या मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई भी एंट्री हमारे पास कैश बुक में आ रही है क्या? देखें जरा, कैश बुक में मोटरसाइकिल से रिलेटेड कोई और एंट्री? क्या मोटरसाइकिल खरीदी थी उसके बाद बेच दी? नहीं सर। मोटरसाइकिल पे कुछ और खर्चा? नहीं सर, कुछ नहीं है।
तो मोटरसाइकिल सिर्फ खरीदी गई है, उसका सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि 1,15,000 में हमने खरीदी थी, उसका हमने जर्नल एंट्री यहां पे लेजर में पोस्ट करके दिखा दिया है कि मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। वी ऑलरेडी डन दैट, हमने वो एंट्री भी करी और उसकी पोस्टिंग भी कर दी है। अब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर लाने हैं। डेबिट पे हमारे पास 1,15,000 है, हमें दिखाना है क्रेडिट में भी वही 1,15,000, बिकॉज ये और ये बराबर होने जरूरी हैं, ये दोनों इक्वल होने जरूरी हैं, ये दोनों बैलेंसेस इक्वल होने जरूरी हैं। डेबिट साइड पे 1,15,000 की कुछ वैल्यू ज्यादा आ रही है, हमारे पास ऑप्शन क्या है कि क्रेडिट साइड पे भी 1,15,000 लिख दें। ये 1,15,000 क्या डिनोट करता है कि अब मेरे पास 1,15,000 की मोटरसाइकिल है। उसे मैंने कैसे दिखाया? बाय राइटिंग द वर्ड्स बाय बैलेंस CD, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस। कैरी डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस, तो कैरी डाउन मैं बता रहा हूं कि 1,15,000 की मोटरसाइकिल 4 अप्रैल को मैंने खरीदी थी, अब 30 अप्रैल हो गया है और कोई खर्चा इस पे किया नहीं, ना मोटरसाइकिल बेची है, तो 30 अप्रैल यानी महीना जब एंड हुआ है, मेरे पास ये मोटरसाइकिल 1,15,000 रुपए की वैल्यू में अभी भी मेरी बुक्स में शो हो रही है। समझ गए? बधाई हो, हंसते खेलते लेजर पोस्टिंग अभी अभी आपने सीख ली है। लेजर पोस्टिंग के क्या उसूल, क्या रूल ध्यान रखें। जिसका अकाउंट बन रहा है उसका अपने अकाउंट के अंदर कहीं नाम नहीं आएगा। मोटरसाइकिल अकाउंट बनाया, अंदर कहीं मोटरसाइकिल का नाम नहीं है। एंट्री देखी, मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट हो रही है, तो मोटरसाइकिल अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या नाम आएगा? जो कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट है, यानी टू बैंक। हमने कर दिया टू बैंक, वैल्यू लिख दी। वैल्यू दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, इधर अगर 1,15,000 है तो उधर भी 1,15,000 ही आएगा। वो लाने के लिए हमने क्या करा, क्योंकि कोई और ट्रांजैक्शन था नहीं, तो हमने वर्ड्स लिखे बाय बैलेंस CD। करेक्ट? ये वर्ड्स हमने लिखे और बता दिया भैया 1.25 लाख या 1,15,000, सॉरी, वो जब भी 115 दिखता है तो ऐसा लगता है घड़ी के हिसाब से बात हो रही है, तो 1.15 बजे बोलने में अच्छा लगता है। ये 1.25 लाख नहीं है, ये 1,15,000 ही है, तो हम कहेंगे मोटरसाइकिल 30 अप्रैल को 1,15,000 की वैल्यू पे मेरी बुक्स में आज भी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या है। 4 अप्रैल की बात हमने कर ली है, हम आते हैं 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को आप कह रहे हैं हमने परचेज करी है, बैंक से 60,000 रुपए गए और 7 अप्रैल को फिर परचेज हुई है, हमारे हाथ से गए हैं 15,000, यानी 2 दिन, 6 और 7 लगातार 2 दिन है। उसके बाद हम इधर आएंगे 10 तारीख के लिए, तो 6 और 7 को आपके हाथ से गए हैं 60,000 और 15,000। तो अब जब पहला अकाउंट हमने बना दिया, यानी मोटरसाइकिल अकाउंट हमारा बन चुका है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अकाउंट कौन सा बनेगा, किसका नाम था? तो सेकेंड अकाउंट बनता है आपका परचेजेस अकाउंट। जी हां, ये रहा आपका परचेजेस अकाउंट। अगेन द सेम थिंग, एंट्री क्या करी थी? परचेज है आपके लिए एक्सपेंस, आपने करा होगा डेबिट, या गुड्स बिजनेस में आ रहे हैं ये मानते हुए आपने करा होगा डेबिट। हाथ से जा रहा है कैश, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमारी एंट्री रही होगी। अगेन द सेम थिंग, परचेज अकाउंट बना रहे हैं तो परचेज अकाउंट के अंदर परचेजेस का नाम कहीं नहीं आएगा। एंट्री क्या करी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड क्या कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट है? टू बैंक, 3 तारीख का या कब का है? हाँ 6 तारीख का, सॉरी, 1 अप्रैल 6 तारीख का टू बैंक 60,000 रुपए, और अगले ही दिन अप्रैल 7 तारीख यानी टू बैंक 15,000। यहां पे हमने दिखा दी दोनों वैल्यूज। सो यू हैव 60 15 75,000 हमारा टोटल इस साइड है, यही टोटल इस साइड भी होना है, 75,000 का बिल्कुल होना ही चाहिए। यहां पे क्या दिखाएं? यहां पे आप बताते 30 अप्रैल को कि वैसे आप लिखते बाय बैलेंस, बट बिकॉज परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, परचेज को हम नॉमिनल अकाउंट के रूप में ट्रीट करते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट्स का जो ये पोर्शन है, बाय बैलेंस लिखना हो या टू बैलेंस लिखना हो, वहां पे बैलेंस नहीं आता है, वहां पे या तो आएगा ट्रेडिंग अकाउंट या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट अगर वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है वो आइटम। अगर दैट आइटम इज नॉट रिलेटेड डायरेक्टली टू योर बिजनेस, इट इज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, परचेज डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, क्यों? क्योंकि आप एक ट्रेडर हैं। वस्त्रम अपैरल्स क्या करता है?
कपड़े खरीदता है, कपड़े बेचता है, तो जो कपड़े वो खरीद के ला रहे हैं वो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड होने की वजह से वो क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। कितना जाएगा, टोटल 75,000। सो वी हैव बाय ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट बीइंग 75,000। चलिए, अब 3 एंट्रीज हम अभी तक देख चुके हैं। अब हमारी बारी आती है आगे बढ़ के कैश बुक में देखने की कि इसके आगे एंट्रीज क्या है। वी हैव April 10th हमने फर्नीचर खरीदा है साहब 7,000 रुपए का। फर्नीचर खरीदा है या बेचा है? ये बेचा है सर। कैसे पता? क्योंकि ये रिसिप्ट साइड पे है। शाबाश, होनहार होशियार छात्र मेरे, जिन्होंने ये पॉइंट आउट करके बताया कि सर ये बेचा है बिकॉज ये रिसिप्ट साइड पे है। सर फर्नीचर बेच के पैसे मिल गए, क्यों नहीं? हो सकता है पुरानी टेबलें, पुरानी डेस्क, पुरानी बेंचेस सब पड़ी होंगी, बेच दिया। वो बेचा, आपको मिले 7,000 रुपए और कैश में मिला क्योंकि अमाउंट आ रहा है कैश में। ठीक है सर, मिला होगा, फर्नीचर बेचा, पैसा मिल गया, कबाड़ी वाले को बेचा, मान लिया मैंने। तो हम अब बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। हमारे पास मोटरसाइकिल अकाउंट है, हमारे पास परचेज अकाउंट है और हमारे पास अब आने वाला है फर्नीचर अकाउंट। तो देख रहे हो, डेट वाइज सिस्टमैटिकली हम अकाउंट बनाते चल रहे हैं। फर्नीचर अकाउंट में क्या हुआ है सर? फर्नीचर अकाउंट में ना अब एंट्री क्या हुई है, बेचा है फर्नीचर, यानी फर्नीचर इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। क्रेडिट हो जाएगा, असेट है, बाहर जा रही है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर वुड बी क्रेडिटेड। कैश आपके हाथ में आ रहा है, यहां बाय मिस्टेक शायद बैंक लिख दिया गया है। दिस इज कैश, क्योंकि कैश मिला है आपको 7,000, तो कैश आपके हाथ में आ रहा है, आपने उसको किया होगा डेबिट। तो हम क्या कहेंगे, एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर का नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? हमने एंट्री क्या करी है, फर्नीचर हो रहा है क्रेडिट, तो फर्नीचर के क्रेडिट साइड क्या दिखाएंगे, ऑपोजिट में डेबिट क्या हुआ था, डेबिट हुआ था कैश। तो हमने लिख दी एंट्री 10 तारीख की, बाय कैश अकाउंट 7,000 रुपए। अब फर्नीचर आपके हाथ से जा चुका है, तो टेक्निकली यहां पे हम जो ये टू बैलेंस लिखा है, ये टू बैलेंस यहां आना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बस उसको बैलेंसिंग दिखाने के लिए हमने यहां पे लिखा, बिकॉज फर्नीचर इज एन असेट एंड एन असेट कैन नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कभी भी असेट का टू नहीं हो सकता, असेट का हमेशा क्लोजिंग बैलेंस बाय होगा। यहां पे इसीलिए क्योंकि हमें बराबर करना था तो हमने ये दिखाया, बट टेक्निकली दिस कैन नेवर हैपन, तो हम ये यहां पे कभी लिखेंगे ही नहीं, ये खाली छोड़ा जाता। यहां पे कुछ आपका फर्नीचर है, मतलब फर्नीचर की कुछ वैल्यू थी, उसको आपने 7,000 में बेच दिया, बाकी सब खत्म हो गया, डन, लॉस हुआ आपका। मान लीजिए 10,000 का फर्नीचर था, आपने बेचा 7,000 में, तो 3,000 का नुकसान ही हुआ ना भाई। वो नुकसान गया, भूल जाओ, वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दो कि ये तो हमारा नुकसान हो गया है साहब। चलिए आगे आते हैं, हम देखते हैं अगली एंट्री अपनी क्या है भाई। अगली एंट्री हो रही है हमारी अगली एंट्री आ रही है, देखिए 14 तारीख को। 14 तारीख को आपने क्या करा, अब ये आपको याद आ रहा होगा, इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन करा है, जहां पे हमने क्या करा था, वी हैड कि 14 तारीख को हमने 45,000 की सेल्स करी और उसी दिन हमने वो अमाउंट जमा करा दिया था बैंक में, राइट। तो 14 तारीख की वो जो सेल हमारी हुई है, यहां पे हमने वो दूसरा ट्रीटमेंट लिया है। यहां पे हमने ट्रीटमेंट लिया है कि 14 तारीख को आपकी सेल हुई, पैसा आया कैश में, और फिर 14 तारीख को आपने वो पैसा जमा करा दिया क्या, बैंक के अंदर, यही 45,000। ठीक है, तो अब इन एंट्रीज के आगे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा कॉन्ट्रा सी, क्योंकि ये कॉन्ट्रा एंट्री है। याद आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दे आर कॉन्ट्रा एंट्रीज, तो वो तो हमने यहां कर दी। हम बात करते हैं 14 तारीख की सेल्स की एंट्री की, यानी जब हमने सामान बेचा 45,000 का, तो 14 तारीख को हम अब बनाएंगे पहले अपना सेल्स अकाउंट। हमने मोटरसाइकिल अकाउंट बना लिया जिसमें 4 तारीख की एंट्री कर दी, हमने परचेज बना लिया जिसमें 6 और 7 तारीख की एंट्री कर दी, हमने फर्नीचर बना लिया जहां 10 तारीख को फर्नीचर को बेचने की एंट्री हमने कर दी है, राइट। अब आगे बढ़ चलते हैं, हम बनाते हैं अपना प्यारा सा सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स में 14 तारीख को एक एंट्री हो रही है। नाउ सबसे पहले जब हमने सामान बेचा, हमारी एंट्री क्या हुई थी, 45,000 रुपए कैश मिला है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स,
क्योंकि गुड्स जा रहे हैं बिजनेस से, तो हमने क्रेडिट करा सेल्स अकाउंट को, राइट। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 45,000 रुपीज का। हो गई बात। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं ये जो 45,000 रुपीज हमारे हाथ से गए, सॉरी हमारे हाथ में आए, हमने एंट्री क्या करी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब सेल्स का अकाउंट बना रहे हैं, सेल्स के अकाउंट में सेल्स का नाम कहीं नहीं आएगा, लेकिन सेल्स हुई थी क्रेडिट, तो सेल्स के क्रेडिट साइड हम राइट हैंड साइड चलेंगे। क्या एंट्री करेंगे हम करेंगे अप्रैल 14 को ये एंट्री, बाय कैश अकाउंट, कितना 45,000। अच्छा सर, तो अब ये दोनों 45,000 होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, दोनों 45,000 होने चाहिए। तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं सर, डेबिट साइड पे दिमाग लगा के बोलना, डेबिट साइड पे दिमाग लगा के बोलोगे क्या होगा, क्या होगा, सोचो जरा, सोचा किसी ने? सेल्स किससे रिलेटेड है दोस्तों, सेल्स रिलेटेड है आपके बिजनेस से। तो जब हमने परचेजेस के केस में उसे बैलेंस करने के लिए यहां पे बाय ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था, तो हम सेल्स के केस में सेल्स अकाउंट को बैलेंस करने के लिए 30 अप्रैल को क्या लिखेंगे, टू ट्रेडिंग अकाउंट। रीजन बीइंग बोथ ऑफ देम आर डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बिजनेस, परचेज एंड सेल्स हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो उन्हें हम ट्रांसफर करते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, चलिए 14 तारीख की एंट्री हो गई। 14 तारीख की दूसरी एंट्री है कि इसी पैसे को हमने बैंक में जमा कराया, उसकी एंट्री हम कर चुके हैं। हम आते हैं अब पीछे अपनी कैश बुक पे, तो आ गई हमारी कैश बुक। 14 अप्रैल तक हम सब काम कर चुके, अब जो कुछ है वो सारा यही है, यहां पे अब कुछ नहीं है, राइट। यानी अब सारे खर्चे ही खर्चे हैं। क्या क्या खर्चे हैं, सुल्तान को 19 तारीख को 8,000 रुपए, 21 तारीख को 6,000 रुपए। तो अब हमारे दो अकाउंट क्या बनेंगे, एक अकाउंट पहले बनेगा सुल्तान का, फिर एक अकाउंट बनेगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम, एक बनेगा रेंट, एक बनेगा सैलरी। तो बात करते हैं पहले सुल्तान की। सुल्तान को 19 तारीख को 8,000 का पेमेंट करा है, 21 तारीख को 6,000 का पेमेंट करा है। सुल्तान कभी रहे होंगे हमारे क्रेडिटर, फर्क नहीं पड़ता है। हमने 19 अप्रैल और 21 अप्रैल को सुल्तान को पेमेंट करे हैं 8,000 और 6,000 रुपए की, तो हम वो जरा दिखा देते हैं। आगे बढ़ चलते हैं, हम आगे चलते चलते आएंगे, हमारा सेल्स अकाउंट हो गया। नाउ वी कम टू सुल्तान्स अकाउंट। अब सुल्तान के आगे अकाउंट नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ही इज अ पर्सनल अकाउंट। पर्सनल में हम अकाउंट नहीं लिखते हैं ना, सिर्फ नाम लिख के छोड़ देते हैं। तो अब सुल्तान के इस अकाउंट में क्या सुल्तान का कहीं नाम आना है, नहीं। सुल्तान का सिर्फ एक पछाड़ आता है जिससे कोई पहलवान उठ नहीं पाता, नाम नहीं आता कहीं सुल्तान का, है ना। तो सुल्तान का नाम हम यहां भी नहीं ले रहे, हमने उनका अकाउंट बनाया। हमने क्या कहा आपको, हमने 19 अप्रैल और 21 अप्रैल को भाई साहब 2 बार पैसे भेजे हैं। तो एंट्री हमने क्या करी थी, सुल्तान इज द रिसीवर, सुल्तान डेबिट टू कैश अकाउंट 8,000 और 6,000। तो देखें सुल्तान के अकाउंट में क्या हो रहा है, सुल्तान के अकाउंट में डेबिट साइड आ रहा है, क्या डेबिट साइड आ रही हैं दो एंट्रियां, अप्रैल 19 और अप्रैल 21 की, टू कैश 8,000, टू कैश 6,000। टोटल अमाउंट हमारा आ गया जी, टोटल अमाउंट हमारा आ गया 14,000 और इस साइड भी होगा 14,000। अब यहां पे अगेन वही बात, सुल्तान यूज्ड टू बी आर क्रेडिटर, तो हम ये जो दिखा रहे हैं ये जस्ट हमने बैलेंस करने के लिए दिखाया है कि बाय बैलेंस टेक्निकली ये एंट्री नहीं होगी। सुल्तान को कभी ना कभी, सुल्तान से हमने कुछ खरीदा होगा या कुछ और सर्विसेज ली होंगी जिसके लिए हमें पैसे देने थे, तो वो एंट्री यहां पे आ रही थी। ये एंट्री टेक्निकली हमने सिर्फ इस अकाउंट को बैलेंस करने के लिए करी है। इन रियलिटी दीज एंट्रीज विल नॉट बी हियर, ये बाय बैलेंस जो हमने लिखा है ये नहीं आएगा यहां पे, ठीक है। चलिए इसके बाद हमने देखा क्या, हमने देखा कि हमारे पास एक अकाउंट है उसमें पोस्टेज एंड टेलीग्राम और शायद स्टेशनरी और रेंट, सारे के सारे पेमेंट्स थे दोस्तों, सारे के सारे पेमेंट है। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम का क्या एंट्री होता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम अगेन दी एंट्री वुड बी अप्रैल 24 को हमने पेमेंट करा है, पेमेंट करा है तो एंट्री क्या होती है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंस है, डेबिट कर दिया, हाथ से जा रहा है पैसा या बैंक, जो भी होगा हमने करेंगे टू कैश या बैंक अकाउंट। तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में पोस्टेज एंड टेलीग्राम का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, जो ऑपोजिट एंट्री है, यानी कि या तो कैश या बैंक। किस साइड आएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम हुआ था डेबिट, तो डेबिट साइड पे देखो अप्रैल 24 को आ रहा है कैश अकाउंट 1,800 रुपए, हमने ये 1,800 टोटल दिखा दिए, लेकिन दोनों साइड का टोटल आना चाहिए ना, सही बात है,
दोनों साइड का टोटल आना चाहिए 1800। दोनों साइड का टोटल 1800 कब आएगा? जब यहां पे मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा यहां पे? खर्चा है, याद रखना। जैसे परचेस खर्चा था, सेल खर्चा था, वैसे ही ये भी खर्चा है। लेकिन किस तरीके का? क्या पोस्टेज और टेलीग्राम आपके बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है? डायरेक्टली रिलेटेड का मतलब अगर ये खर्चा नहीं करता तो क्या तुम्हारा धंधा नहीं चल सकता था? बताओ। परचेज नहीं करते, सेल नहीं करते तो आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं कर पाता। लेकिन पोस्टेज एंड टेलीग्राम नहीं किया, यानी कि चिट्ठी भेजते टाइम उस पे डाक टिकट चिपकाना भूल गए थे, क्या उससे मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा? नहीं ना। तो ऐसे खर्चे मेरे लिए हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन्हें मैं दिखाऊंगा अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहां पे नाम आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंसिंग हम इसके थ्रू कर देते हैं। चलिए, आता है अगला रेंट अकाउंट। जी हां, रेंट भी हमारे सामने एक खर्चा ही है। तो रेंट अकाउंट की भी एंट्री क्या होगी? पेमेंट करा होगा या तो कैश से या बैंक से। एंट्री हुई है रेंट अकाउंट डेबिट बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस। तो रेंट अकाउंट के डेबिट साइड या तो कैश या बैंक आ रहा होगा। हमने 28 तारीख को बैंक की एंट्री दिखाई है, पे करा है 9000, टोटल है 9000, इस साइड भी टोटल होगा 9000। बैलेंसिंग कैसे करेंगे? क्या रेंट भी इनडायरेक्ट ही है? जी हां सर, रेंट भी इनडायरेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर रेंट को आप इनडायरेक्ट क्यों बोल रहे हैं? अगर हमने किराया नहीं दिया तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? भाई किराया नहीं दिया, कोविड के दौरान आपने ये सिचुएशन देखी थी जब बिजनेस ओनर्स ने अपने लैंडलॉर्ड्स को किराया नहीं दिया। क्या इसका मतलब उनके बिजनेसेस बंद हो गए थे? नहीं, बिजनेसेस बंद हुए थे किसी और कारण से। कोविड के दौरान बिजनेसेस बंद होना अलग था, एक्सेप्शनल केस था। रेंट ना दे पाने की वजह से बिजनेस टेक्निकली बंद नहीं होता। आप रेंट 2 महीने का एक साथ करके भी दे सकते हैं, आपकी और लैंडलॉर्ड की अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन परचेज नहीं करी तो सेल क्या करोगे? तब बिजनेस जरूर बंद होगा। दैट इज व्हाई परचेज एंड सेल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, वेयरएज these kinds of expenses are not directly related to the business। इन्हें कहां दिखाते हैं? इन्हें दिखाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसके साथ हमारे पास एक और अकाउंट बचा हुआ है लास्ट, यानी कि सैलरी। महीना खत्म हुआ, 30 तारीख को आपने दिया अपने एम्प्लॉइज को सैलरी का तोहफा। क्या होगी एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक। बिल्कुल बैंक से पेमेंट किया है, 20,000 बड़ा अमाउंट है, आपने बैंक से चढ़ा दिया। ये लीजिए जी, बैंक में 20,000 थे, आपने दे दिए सैलरी के रूप में। सैलरी इज अगेन, व्हाट इज सैलरी? सैलरी क्या होता है? अब यहां पे आप एक डिफरेंस समझिएगा बिटवीन सैलरी एंड वेजेस। हम बात कर रहे हैं सैलरी और वेजेस के बीच में। सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि सैलरी जिन्हें दी जाती है दे आर नॉट इन मोस्ट केसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। ये प्योरली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। सैलरी एंड वेजेस आर प्योरली अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। वेजेस आप देते हैं अपने लेबर को, लेबर दैट इज डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। लेबर कौन होती है? लेबर वो होती है जो दिन की मजदूरी के हिसाब से काम कर रही है, दिहाड़ी जिसे कहा जाता है। दिहाड़ी मजदूर हर दिन उसका स्पेसिफिक है कि भैया इस दिन काम करेंगे तो इतना पैसा हम आपको देंगे। दैट इज व्हाट लेबर डज। तो लेबर इज द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय हु इज डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन से डायरेक्टली इन्वॉल्व होने की वजह से उन पे किए जाने वाले खर्चे, वेजेस जो होते हैं, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जाते हैं? शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, whereas salaries are paid to your normal staff। इनको दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसीलिए सैलरी जब हमने क्लोज करी उसको ट्रांसफर करा कहां पे? P&L अकाउंट में। ठीक है, तो भाई आज के सेशन में मजा आप लोगों को बहुत आया होगा, और इस मजे के साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई है। क्या? जैसा मैंने कहा था, हंसी खेल में लेजर पोस्टिंग आप लोगों ने सीख ली है भाइयों बहनों दोस्तों। लेजर पोस्टिंग बहुत अच्छे से सीख ली है आप लोगों ने। उम्मीद करूंगा कि इसी जोश के साथ हम आगे भी लेजर पोस्टिंग के क्वेश्चंस करते रहेंगे। इस आज के लेक्चर को दोबारा देखना जरूर, और हां प्रैक्टिस करना मत भूलना। ठीक है, चलो चलते चलते बात करते हैं जो हमारा हमेशा आप लोगों के लिए होता है, विच इज आवर लवली मोटिवेशन सेशन।
तो यहां मैं आपके लिए लाया हूं बैंस्की का कोट जो कहते हैं, इफ यू गेट टायर्ड लर्न टू रेस्ट नॉट टू क्विट। कहने का मतलब, लंबी दूरी की यात्रा है हमारी, अगर आपको थकान महसूस हो रही है तो रुक के आराम करना सीखिए, लेकिन यात्रा बीच में छोड़ना नहीं। ठीक है? वो खरगोश वाली कहानी याद है ना, खरगोश और कछुए की? मैं मानता हूं कि उसमें खरगोश की हार हुई थी, लेकिन खरगोश ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करा था कि बहुत दूर तक की रेस है तो थोड़ी देर रेस्ट भी तो करना बनता है। खरगोश के बारे में हम ये जरूर कहेंगे, उसने रेस छोड़ी नहीं दोस्तों, उसने रेस कंप्लीट करी। माना सेकंड आया, जिससे हमें यह लेसन मिला, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, बट स्टिल कंप्लीटिंग द रेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हम यही सीख आपको देना चाह रहे हैं कि लंबी दूरी की यात्रा है, उसमें थक हार के बैठ जाएं, दिक्कत नहीं है, लेकिन हार मान के यात्रा छोड़ देना यह मंजूर नहीं है। ठीक है? तो इसी यात्रा को इसी जोश के साथ कंटिन्यू रखेंगे अपने आने वाले सेशंस में। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं। प्रैक्टिस करते रहिएगा, रिवाइज करते रहिएगा और ये सब कुछ कीजिएगा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी इजीली फैमिली का हिस्सा बनने के लिए। दिस इज मी, योर अकाउंटेंसी मेंटोर, साइनिंग ऑफ। ध्यान रखिएगा अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। मिलेंगे बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।